250 से ज्यादा किसान अब तक शहीद हो चुके हैं। एक बार उनकी याद में हम 1 मिनट के लिए सभी भाई खड़े होके मौन रखें, उनको श्रद्धांजलि दें, उसके बाद हम अपनी बात सुनते हैं। ओम शांति शांति शांति। बैठ जाए। आज के प्रोग्राम में बहुत सबसे अच्छा योगदान देने वाले हमारे भाई ओम पहलवान जी, माननीय स्वामी आर्यवेश जी जो ऑल वर्ल्ड के आर्य समाज के अध्यक्ष हैं, माननीय अशोक जसिया जी, माननीय अमरदीप शास्त्री जी, दीक्षित शास्त्री जी, चौधरी उमेश सिंह जी पूर्व सरपंच, श्री मामन साहब जी, श्री बद्रू जी पूर्व सरपंच, श्री बरम फौजी जी, भरत सिंह फौजी जी, श्री आजाद सिंह जी, श्री महेंद्र सिंह जी, श्री धर्मवीर सिंह जी, श्री लिल्लू जी, श्री करमवीर सिंह जी, श्री लीलाराम जी, श्री राम कुमार जी, श्री गुमानी जी, पंडित रामफल जी, श्री विपन जी, श्री जगवीर जी पूर्व सरपंच। हमारी बहनें बैठी हैं, हमारे पत्रकार भाई साथियों, आज जो आंदोलन चल रहा है ये आंदोलन नहीं है, धर्म युद्ध है। और धर्म युद्ध में बच्चे से लेके बूढ़े तक सबकी जरूरत पड़ती है सहयोग देने। साथियों, एक राजा के ऊपर किसी ने चढ़ाई कर दी, दूसरे राजा ने, और उसने अपने कुल देवता को मनाना चाहा। राजा ने आशीर्वाद लेना चाहा कुल देवता से। कुल देवता ने शर्त रख दी कि एक बलि चाहिए, और आप एक बलि दे दो तो मैं जीत का आशीर्वाद दे दूंगा। एक 80 साल का बुजुर्ग खड़ा हुआ, उसने कहा कि मैंने तो कमा खा लिया, मेरी बलि ले लो, मैं तैयार हूं। उसकी हिम्मत देख के, उस 80 साल के बुजुर्ग का जज्बा देख के एक 50 साल का आधी उम्र का आदमी खड़ा हुआ और उसने कहा कि लड़ाई में बुजुर्ग के तजर्बे की बहुत जरूरत होती है। इनके पास जो तजर्बा है वो शायद ही किसी के पास हो, और इसलिए इसका युद्ध में शामिल होना जरूरी है। और मेरा तो अभी बहुत ज्यादा तजर्बा नहीं है, मैं बलि देने के लिए तैयार हूं। वो बलि देने के लिए आधी उम्र का व्यक्ति तैयार हो गया, और उसको देख के एक 18-20 साल का लड़का जो अभी जवान हुआ था, उसने कहा कि ये जो आधी उम्र का आदमी है, इसमें अभी ताकत भी है लड़ने की, और इसका तजर्बा भी काफी है। मेरी तो उम्र में 18-20 साल है, मेरे पास तो कोई तजर्बा है नहीं, इसलिए मेरी बलि ले दो, मैं बलि के लिए तैयार। कुल देवता ने कहा कि जिसके बच्चे से लेके बूढ़े तक, जिसके जवान भी, जिसके अधेड़ भी, जिसके बुजुर्ग भी बलि के लिए तैयार हो, बलिदान देने के लिए तैयार हो, वो राज्य एक तो क्या कोई लड़ाई नहीं हासिल। और साथियों,
देख रहे हैं कि हरियाणा में तो हमारी बहनें भी इस काम के लिए आगे हैं, तो फिर हम ये लड़ाई कैसे हार सकते हैं? ये आंदोलन हमारा चलाया हुआ नहीं, उस मालिक की बख्शिश है। आज आप धर्मयुद्ध में ये धर्मयुद्ध के हालात होते हैं। आप किसी भी तीर्थ पे जाएं, आपको हर चीज का रेट सोया मिलेगा, लेकिन ये वो तीर्थ है, हमारे किसी भी धरने पे आप चले जाएं, ये वो तीर्थ है जहाँ खाना, केवल खाना नहीं, जो भी वहाँ जिंदगी की जरूरतें हैं वो सारी फ्री है, हर चीज फ्री है वहां। साथियों, इसमें हर जाति का सहयोग, हर धर्म का सहयोग, हर वर्ग का सहयोग। इस आंदोलन ने जातिवाद खत्म कर दिया, इस आंदोलन ने धर्मवाद खत्म कर दिया, बीजेपी ने करना भी चाहा फिर भी खत्म कर दिया। इस आंदोलन ने सारे भेदभाव एक दूसरे के मिटा दिए। एक जगह बैठ के सारे खाना बना रहे हैं, एक जगह बैठ के सारे खा रहे हैं। तो ये धर्म युद्ध के आसार, और धर्म युद्ध में इसको इसलिए बोलता हूं, ये किसानों का आंदोलन नहीं है। किसान को तो केवल बेचने में ही नुकसान होगा। किसान के पास तो 75% चीज अपनी है जो घर में पैदा कर लेता है, खाने 25% मोल खरीदता है। लेकिन वो लोग जो सारे का सारा ही मोल खरीद के खाते हैं, जब वो शहर वाले हैं, वो दलित भाई हैं, वो मजदूर भाई हैं, जो सारा ही माल मोल खरीद के खाते हैं, असली आंदोलन तो उनका है। जब देश का भोजन चंद लोगों के गोदामों में बंद हो जाएगा, फिर भूखा कौन मरेगा? किसान के पास तो अपने लिए गेहूं होगी, किसान तो अपने लिए सब्जी भी पैदा कर लेगा, किसान तो एक दूसरे से बांट लेगा। लेकिन जिनके पास जमीन नहीं है, जो सारा मोल लेके खाते हैं, और पूरा उनको उन्हीं चंद कंपनियों से खरीदना पड़ेगा, और चंद कंपनियों के रेट ऐसे बढ़ेंगे जैसे प्याज के बढ़े, जैसे इस बार आलू के बढ़े, जैसे 4 साल पहले दाल से स्टॉक सीमा हटाई थी और दाल का हाल हुआ था 50 रुपए किलो वाली 200 रुपए किलो में बिकी थी, ये हाल होगा। जैसे आज पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, आज कुछ है, कल कुछ है, परसों कुछ है। इसलिए यह सबका आंदोलन है और सब भाई लग भी रहे हैं, लेकिन और लगाने की जरूरत है। अभी हमारे जो दलित भाई हैं, जो शहर वाले भाई हैं, उनको और लगाने की जरूरत है। आप अपने अपने गांवों में पंचायत करिए, उन सभी को भी साथ में जोड़िए। इन कानूनों से पूरा, ये खेती कानून नहीं है, ये है खेती व्यापार कानून। खेती का व्यापार करने के कानून है। और खेती का उस हालात में आए तो पिछले साल हमारी सरसों बिकी 3200, अब की बार गेहूं बिकी 1500, वर्ल्ड मार्केट का जो खुले बाजार का रेट था। उत्तर प्रदेश, बिहार में एमएसपी नहीं है, वहां पे धान का रेट रहा 1100, आपके मक्के का रेट रहा 1100। फिर जब वर्ल्ड मार्केट के रेट पे आपको जो है वो दुनिया की खेती का मुकाबला करना पड़ेगा। और दुनिया की खेती और हिंदुस्तान की खेती में अंतर ये है कि हिंदुस्तान की खेती इनकी जीविका है, और अमेरिका जैसे देशों की खेती उनका व्यापार है। वहां 3% लोग खेती करते हैं, यहाँ 65% लोग खेती पे जीवित हैं। आपके पास 5 एकड़ जमीन है, अमेरिका से आया इस बार जून में, और आपका जो मक्का है वो 2000 से सीधा 1100 पे आ गया। और सब चीज का यही होगा। और जब सब चीज का यही होगा तो उससे खेती करने वाले बर्बाद, और जहां दुनिया में महंगा बिकेगा, जब वो उस हिसाब से बेचेंगे तो फिर खाने वाले बर्बाद। अब आपको अगर दुनिया का मुकाबला करना है तो फिर आपको दुनिया के लेवल की ही खेती करनी पड़ेगी। और
और उसका अगला पड़ाव जो है हिंदुस्तान में वो भी तैयार हो गया है कि पिछले 8 साल में आप देख रहे हैं जमीन के रेट नीचे गए। अगर आपके अनाज का भाव और कम हो जाता है, वर्ल्ड मार्केट के रेट पे सारी चीज आपकी बिकती है। अब हरियाणा पंजाब वाले मत सोचना कि आपको तो एमएसपी मिलेगा, गलतफहमी में मत रहना कि हमें तो हमारी गेहूं तो बिक रही है, हमारी धान तो बिक रही है, गलतफहमी में मत रहना। शांता कुमार कमेटी ने रिपोर्ट दी है कि हरियाणा और पंजाब से सरकारी खरीद तुरंत बंद कर दी जाए, और जब ये बंद होगा और आप खुले बाजार के रेमो कर्म पर रहोगे तो फिर छोटे व्यापारियों को भी ये बड़े व्यापारी खरीदने नहीं देंगे। छोटा व्यापारी खत्म, मंडियां खत्म, और पूरे का पूरा माल चंद लोगों के गोदामों में वो बेचने वाले को भी तरसाएंगे और खरीदने वाले का भी पूल करेंगे, कम से कम भाव पे खरीदेंगे। और अब आपको वर्ल्ड मार्केट की खेती का मुकाबला करना है। उस वर्ल्ड मार्केट की खेती के लिए एक और प्लान आ गया है कि आगे जो खेती है वो कंपनियां करेंगी। यहाँ पे 10-10 हजार 5-5 हजार एकड़ के प्लाट बनेंगे, क्योंकि आपकी जमीनें सस्ती होगी, वो खरीदेंगे और कंपनियां खेती करेंगी। तो आपके पास खेती जो रोजगार है ये रोजगार नहीं बचेगा, और अगर खेती रोजगार नहीं बचेगा तो फिर आप ये बताइए क्या करोगे। हमारे पास 2 चीजें हैं, एक हमारी मजदूरी और दूसरा हमारी फसल। अब फसल का तो ये हाल होने वाला है, और मजदूरी का हाल आप देख रहे हैं कि आपके जो बच्चे पढ़े लिखे हैं और वो शहर में नौकरी करने जा रहे हैं, वो कंपनी में, वो किसी फैक्ट्री में नौकरी करने जा रहे हैं, उनको मिलते हैं 6,000-7,000 रुपये, और अनस्किल्ड का जो रेट है वो है 9500 रुपया। यानी आपके कम से कम मजदूरी से भी आपको 3,000 कम मिला, 1/3 कम मिला। बस ये दोनों चीज आपके पास है, और ये दोनों चीज जो है वो आपको लगातार नीचे आपका जीवन स्तर ले जा रही है। और आज आपके सामने आंकड़े हैं कि जहां 1970 में हम 2.5 क्विंटल गेहूं का 1 तोड़ा सोना खरीदते थे, आज आप 25 क्विंटल गेहूं में 1 तोड़ा सोना खरीदोगे। अगर आप आज भी 2.5 क्विंटल गेहूं का 1 तोड़ा सोना आए तो हम बाजार के बराबर खड़े हैं। दूसरे वर्गों ने तरक्की की, आपका वर्ग नीचे गया, और अब जो बची खुची कसर थी अब इन 3 कानूनों ने निकाल दी। इन 3 कानूनों से आप पूरी तरह से बाजार के रेमो कर्म पर होगे, ना खेती करने वाला बचेगा, ना हमारा रोजगार बचेगा। और इसलिए हमारी जो लड़ाई है वो हमारा रोजगार बचाने की है, और लड़ना हमारी मजबूरी है, दूसरा रास्ता नहीं है हमारे पास। लड़ना हमारी मजबूरी है। और साथियों, हम आज तक हम क्यों नहीं लड़ पाए? सोचो तो हमारा बहुत देर से क्यों नहीं लड़ पाए? हमारे में बड़ी बीमारी है। हम जाति के नाम पे बड़े कटते हैं, हम धर्म के नाम पे बड़े कटते हैं एक दूसरे से, और हम गुटबाजी में बड़े कटते हैं एक दूसरे से। गांव में एक सरपंची का इलेक्शन हो जाए ना, और एक आदमी इधर जाएगा तो दूसरा इधर जाएगा, चाहे कुएं में गिरना हो। वो बीमारी हमारी निकलती नहीं है। हम भूल जाते हैं हम किसके, अरे भाई ये युद्ध तो इकट्ठा है, ये लड़ाई तो इकट्ठी है, कम से कम इसमें तो भूल जाओ, इसमें तो भूल जाओ, इसमें तो, वरना अकेले अकेले सारे रगड़े जाएंगे, फिर बचेगा क्या? ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। तो साथियों, अब हमें मिलके लड़ना है। अब सारे द्वेष भुला दो, अब सारी जाति पाति पे छोड़ दो। इन्होंने पाड़ के मार दिया हमें, तो अब हमें इकट्ठे होकर लड़ना, दूसरा चारा नहीं है हमारे पास। और एक ढांचा खड़ा करिए, बिना ढांचे के सबसे पहले जागृति, जागृति के बाद संगठन, संगठन के बाद आंदोलन। अब जो आंदोलन है ये ऐसा आंदोलन है जैसा अन्ना हजारे का चला था, हर गली कुछ में पहुंच गया, लेकिन एक बार किसी ना किसी तरह अगर वो बंद करा दिया जाए और दोबारा अन्ना हजारे
किया तो दोबारा क्या खड़ा कर पाया वो आंदोलन को? नहीं हुआ, क्योंकि ढांचा नहीं था। आपको ढांचा बनाने की जरूरत है। हर गांव में कमेटी बनाइए, हर गांव में कमेटी बनाइए। हमारे पास नंबर भेजिए कि गांव से 20-20, 50-50 टेलीफोन नंबर, हमारा मैसेजिंग तक जाता रहे, उनकी बात हमारे तक आती रहे। आपकी फसल का टाइम आ गया है, हमें फसल भी संभालनी है और लड़ाई भी लड़नी है। उसके लिए ढांचा खड़ा करना पड़ेगा। आप लोग पंचायत करके सिस्टम करिए कि हमारे 50 आदमी वहां पे रहेंगे धरने पे, अगले 50-4 दिन बाद चले जाएंगे, पहले वाले आ जाएंगे, उनका खेत का काम पूरे गांव वाले मिलकर संभालेंगे। इस तरीके से आपको ढांचा खड़ा करना पड़ेगा, इस तरीके से लड़ाई आगे हमें ले जानी पड़ेगी। साथियों, आज वक्त है, अगर हम आज ये लड़ाई हार गए तो याद रखना कि ये रोजगार हमारा गया और हम दोबारा लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। अगर हम ये लड़ाई आज हार गए, हमने इस तरीके से लड़ना है कि चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे नुकसान हो जाए, चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये लड़ाई हर हाल में जीतने तक लड़नी पड़ेगी। चाहे 2024 तक भी लड़नी पड़े तो भी लड़नी पड़ेगी। साथियों, इसलिए आप पक्का मन बना लीजिए, पक्का मन बना लीजिए कि आखिर हमने जीतना ही है। जब तक नहीं जीतेंगे तब तक हम अपने मोर्चे नहीं छोड़ेंगे। इस लड़ाई का रूप कोई भी हो, लाठियां लगे, गोलियां लगे, जेड़े मिले, कुछ भी हो। और साथियों, मैं 2-3 बात आपको कहना चाहूंगा कि सरकार ने पहले बहुत से हथकंडे अपनाए, आप लोगों ने सबका जवाब दिया, सब काटे। अब उन्होंने आतंक फैलाना शुरू कर दिया, और आतंक ये फैलाना शुरू कर दिया कि 1700 नोटिस दिल्ली पुलिस ने हमारे लोगों के पास भेज दिए। किसी की गाड़ी का नंबर ट्रेस करते हैं कि ये गाड़ी भी सड़क पे थी, ये ट्रैक्टर भी सड़क पे था, ये आदमी की फोटो भी सड़क पे है, तो उसको नोटिस आ गया, मुकदमा दर्ज कर दिया, आ जाओ थाने में बुलाया आपको, जाता है वही उठा लेते हैं। साथियों, जिसके पास भी नोटिस आए, हमने थाने में नहीं जाना है, हमने दिल्ली पुलिस के पास नहीं जाना। दिल्ली पुलिस पकड़ने आए, आ जाते हैं ना, कईयों को पकड़ रहे हैं गांव से भी आके। दिल्ली पुलिस पकड़ने आ जाए, अपने अपने गांव इज्जत से बिठाने हैं, खिलाना पिलाना है, जिला प्रशासन को बता देना है कि आपकी पुलिस हमारे पास है, ये वादा करो कि आज के बाद आपके गांव में किसी को पकड़ने नहीं आएंगे, तब उनको छोड़ो। साथियों, जितने भी मुकदमे बने हुए हैं उन सब के केस फ्री में लड़े जाएंगे और उनका अंदर बैठे का खर्चा भी दिया जाएगा। अगर कोई भाई आपके पास कोई ऐसा है जिसका कोई खर्चे के अंदर जरूरत है या जिसको वकील की जरूरत है, वो हम करेंगे, और जितना भी हमारे से बढ़ पड़ेगा वो हम सहयोग करेंगे। और साथियों, एक बात का और ख्याल रखना, हमने पीपली में रैली की, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, हम अपनी आवाज बुलंद करना चाहते हैं, लठ मारे गए, सिर पाड़े गए, 30-35 मुकदमे 307 के इरादा कत्ल के अभी तक दर्ज कर दिए हैं, हालांकि हमने किसी को उंगली तक नहीं लगाई। 307 के 30-35 मुकदमे आज दर्ज कर दिए उन्होंने अभी तक। दिल्ली में उनसे जगह मांगी प्रदर्शन करने की, उन्होंने कहा दिल्ली में घुसने नहीं देंगे। अंबाड़े से चले, 5 बैरिकेड रास्ते में उन्होंने लगाए, 5 जगह पे उन्होंने पानी के फुहारे मारे, गैस छोटी, हर जगह मुकदमे दर्ज किए। साथियों, दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, हम हिंदुस्तानी नागरिक हैं, हमें दिल्ली में नहीं घुसने दिया, हमें रैली नहीं करने दी, हमें हमारी मांग जो हम मांग बड़ी वाजिब है, देश को बचाने की है, उसके लिए हमारे पे क्रूरता बरतते हैं, मुकदमे दर्ज करते हैं। साथियों, अगर ये बीजेपी वाले और ये जेजेपी वाले, पुलिस तो हमारी दोस्ती नहीं है ना, पुलिस वाले तो हमारे भाई है, कानून के बांधे हुए,
अफसर भी हमारे दोषी नहीं है, वो भी कानून के बंधे हुए। हमारे खिलाफ कानून किसने बनाए? नेता ने बनाए ना। हमें हमारे खिलाफ ऑर्डर किसने दिए? सरकार ने दिए ना। तो अगर ये बीजेपी वाले और जेजेपी वाले अगर ये आपके गांव में आए, आपके गांव में पंचायत करें, आपके गांव में पंचायत करें, आपका कोई प्रोग्राम करें, इनको गांव में नहीं घुसने देना और इनकी तसल्ली करना।